रचना गांव में अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत गरीब थे। उनके पास खेती करने के लिए बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वो किसी तरह मेहनत करके खेतों में इतना ही अनाज उगा पाते थे जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जोगिंदर उनसे कहता है, बच्चों, तुम दोनों कितनी मेहनत करते हो। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए पिताजी। आजकल आप खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं ना? हाँ, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि उसका कुछ फायदा होगा। क्या? मगर ऐसा क्यों पिताजी? अरे बच्चों, इस साल अच्छी बारिश होने का अनुमान था, इसीलिए मैंने धनलाल सेठ के पास जाकर थोड़े पैसे भी उधार ले लिए थे। उससे 5,000 रुपया लेने के बाद मैंने अच्छे बीज और खाद खरीद लिया। मुझे लगा था कि बारिश होगी तो फसल तो अच्छी होगी ही। ये उधार भी चुका दूंगा और फायदा भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक बारिश का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बच्चे भी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन रचना माहौल को संभालते हुए कहती है, अरे अभी तो बरसात का मौसम बस शुरू हुआ है पिताजी। आप अभी से ऐसे क्यों सोच रहे हैं? धीरे धीरे बरसात आ ही जाएगी। आप देखना, सब अच्छा होगा। इसके बाद तीनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन सोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे जागता हुआ देखकर रचना उससे कहती है, क्या बात है सोहन, तुम तो सो ही नहीं रहे हो? अरे दीदी, तुमने पिताजी को तो समझा दिया कि बारिश आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। याद नहीं है, हमने रेडियो पर सुना था कि इस साल बारिश बहुत कम होगी। हाँ याद तो है, लेकिन पिताजी इतनी चिंता में थे कि मैं समझ ही नहीं पाई कि और क्या बोलूं। इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। तुमसे भी मैं वही बात कहूंगी सोहन, जो अभी तक हुआ ही नहीं उसकी इतनी फिक्र क्यों करना। बारिश नहीं ही होगा ऐसा तो नहीं है ना, बस थोड़ी कम होगी, कोई बात नहीं। हमारा कौन सा बहुत बड़ा खेत है जिसके लिए बहुत पानी चाहिए। देखना, हमें जितनी बारिश चाहिए उतनी हो ही जाएगी और सब अच्छा होगा। रचना मोहन को भी अच्छे से समझा देती है। वो काफी समझदार लड़की थी। उसे अपनी माँ के जाने के बाद कम उम्र में ही बहुत समझदारी आ गई थी। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। हल्की फुल्की बारिश होती है। जितना जोगिंदर ने सोचा था उतना मुनाफा तो नहीं होता, मगर धनलाल सेठ की उधारी चुकाने और घर चलाने भर का पैसा तो आ ही जाता है। फिर सोहन और जोगिंदर साथ में सेठ के घर जाते हैं। कुछ देर बाद जब सोहन और जोगिंदर वापस घर लौटते हैं तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे थे। ये देखकर रचना उनसे कहती है, अरे क्या हुआ आप दोनों को? इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अब क्या करूँगा मैं? कहाँ से लाऊंगा 25,000 रुपए? अरे ये घर बार भी बेच दूंगा तो इतने पैसे नहीं आएंगे। इसी तरह तो मैं अपने बच्चों को पाल रहा था। रचना को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आती। वो सोहन से पूछती है, सोहन पिताजी ये सब क्या बोल रहे हैं? 25,000 रुपए, ये किन पैसों की बात कर रहे हैं? दीदी, पिताजी ने सेठ से 5,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपए लिए थे। सोहन की ये बात सुनकर तो रचना के होश ही उड़ जाते हैं। क्या? अरे नहीं, 25,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने खुद गिने थे, बस 5,000 ही तो थे। हाँ, पिताजी भी यही कहते रहे कि उन्होंने बस 5,000 रुपए लिए थे, मगर वो सेठ नहीं माना। उसने हमें कागज दिखाया जिसमें उन सब लोगों का खाता है जो उससे धार लेते हैं। उसमें पिताजी के नाम के आगे 25,000 लिखा हुआ था और पिताजी ने अंगूठा भी लगाया था। अब सेठ कह रहा है कि उसे पूरे पैसे चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, वरना वो हमारा खेत हड़प लेगा। रचना आओ देखती है और न ताओ और सीधा सेठ के घर की तरफ चल देती है। सोहन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। जब रचना सेठ के दरवाजे के पास पहुंचती है तभी वो कुछ आवाजें सुनती है और वहीं रुक जाती है। वाह मालिक वाह, आप तो बड़े समझदार हैं। आपने कैसे उस जोगेंद्र को बेवकूफ
और क्या, मैं यहाँ कोई धर्मशाला खोल कर थोड़े बैठा हूँ, और ना ही मुझे नेकी करने का कोई शौक है। मैंने तो बस उसे बेवकूफ बनाया। ये सब बाहर खड़ी रचना सुन रही थी और गुस्से से उसका खून खौल रहा था। वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे धनलाल के सामने आकर कहती है, लालची बुड्ढे, तुझे कितना लालच है? कोई सीमा नहीं है क्या तेरे लालच की? तूने मेरे भोले भाले पिताजी को इस तरह से बेवकूफ बनाया है। वहाँ उनका रो रो कर बुरा हाल है। अरे तूने तो न जाने और कितने लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया होगा। रुक, मैं अभी जाकर सबको तेरी असलियत बताती हूँ, फिर सब लोग मिलकर तेरा हिसाब करेंगे। रचना की बात सुनकर धनलाल से डर जाता है और अपने नौकर से कहता है, अरे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा और जाकर इस लड़की को पकड़। सेठ के कहने पर उसका नौकर रचना के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम सब लोगों का पर्दाफाश करके रहूंगी आज। जल्दी बताओ इसका क्या करना है। मैं इसे ज्यादा देर तक ऐसे पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। करना क्या है वही करो जो हर उस इंसान का करते हो जो मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। जाओ, इसे जंगल के पास वाले कुएं में ले जाकर फेंक दो। ये सुनकर रचना बहुत घबरा जाती है, लेकिन सेठ के 2 और आदमी आकर उसे पकड़कर कुएं के पास ले जाते हैं और सच में पानी में फेंक देते हैं। देखते ही देखते रचना डूबकर मर जाती है। इसके बाद वो आदमी वापस चले जाते हैं, मगर रचना एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब क्या किया मेरे साथ इस धनलाल ने? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मगर पहले मुझे जल्दी से घर जाना होगा। पिताजी बहुत परेशान हो रहे होंगे। चुड़ैल अपने घर जाती है। वहाँ उसके पिता और भाई सोहन उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। मैं रचना हूँ सोहन, कोई चुड़ैल नहीं। बेटी रचना, नहीं, तुझे ये क्या हो गया है? ये सब किसने किया? उसी धनलाल ने पिताजी, उसी ने मेरा ये हाल किया है। फिर चुड़ैल अपने पिता और भाई को सारी बात बताती है। सच सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। मैं उससे अपना और आपका बदला लेने जा रही हूँ। कल का सूरज जब उगेगा तो सब कुछ अच्छा हो चुका होगा। ये मेरा आपसे वादा है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वो सीधा धनलाल के घर जाती है। वहाँ पर वो और उसकी पत्नी आराम से बैठकर अंगूर खा रहे थे। अरे वाह, गरीबों के पैसे लूटकर तुम दोनों तो मजे कर रहे हो। चुड़ैल को देखकर धनलाल और उसकी बीवी डर से कांपने लगते हैं। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई जी? अब ये हमें मार डालेगी क्या? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? मैं रचना हूँ जिसे तुमने आज ही मारा है, और मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। क्या? इसका मतलब कि पक्का ये हम दोनों को मारने वाली है? हाय कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें। फिक्र मत कर, तेरे पास ये जो इतना सारा सोना है ना, आज इसकी वजह से तेरी जान बच जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर सेठ हैरान हो जाता है। वो डरते डरते पूछता है, क्या सोना? मैं कुछ समझा नहीं। ये सारा सोना मुझे चाहिए, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। लालची सेठ को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि चुड़ैल उसका सारा सोना ले ले, लेकिन सेठ की बीवी सोना देने के लिए तैयार हो गई। अरे ओ पागल आदमी, यहाँ बात जान पे बनाई है और तुझे अभी भी सोने की पड़ी है। मैं कहती हूँ अभी के अभी उसे सारा सोना दे दो, वरना वो तुम्हें बाद में मारेगी। पहले तो मैं ही मार डालूंगी। सेठ को ना चाहते हुए भी अपना सारा सोना चुड़ैल को देना पड़ा। चुड़ैल सोना लेकर अपने पिता के खेत में जा पहुंची। चुड़ैल हंसती है और खुद से कहती है, क्या कहा था उस सेठ ने कि मेरे पिताजी के खेत में कोई सोना नहीं उगने वाला है। इतना कहकर चुड़ैल सारा सोना जमीन में रख देती है और उस पे कुछ जादू करती है। जादू से सारा सोना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फसल में जाकर समा जाता है। फिर चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फसल काटने का दिन था। सुबह सुबह ही जोगिंदर अपने बेटे के साथ खेत में आ जाता है, लेकिन जो उन्हें दिखता है उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फसल में गेहूं की जगह सोने के दाने थे। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। हाँ सोहन, ये मैंने ही किया है। अब तुम दोनों हमेशा खुशी खुशी रहना और पिताजी का तुम पूरा ध्यान रखना। आपको जब भी मेरी याद आए मुझे बस बुला लेना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है
और जोगेंद्र और सोहन अपना जीवन संपन्नता के साथ बिताने लगते हैं।